जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 30 सितंबर से आप सभी का स्टार्ट होने वाला है। इसलिए आप सभी को हम सोचे कि एक ही वीडियो में आप सभी का 4 सब्जेक्ट को हम कवर करा देते हैं और ऐसा वीडियो आप सभी को हर रोज़ आने वाला है। जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम है आगामी, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 टॉपिक से आप सभी के लिए वीवीआई प्रश्न करवाने वाले हैं 4 सब्जेक्ट से। पहला में है हिस्ट्री, दूसरा में आप सभी का हो जाएगा पॉलिटी, तीसरा में हो जाएगा आप सभी का जियोग्राफी और चौथा में हो जाएगा आप सभी का इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट से आप सभी के एसएससी एमटीएस में 2024 में 100% आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एक ही वीडियो में आप सभी को 4 सब्जेक्ट का प्रश्न कवर करवाने वाले हैं और जो भी हम प्रश्न आप सभी को करवाएंगे दोस्तों, वो आप सभी के सीधा एसएससी एमटीएस के ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर स्क्रीन पर आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग 100% पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम इतिहास से प्रश्न स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे चारों सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो इतिहास का दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने किए थे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन थे? ये दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में जो लड़ा गया था दोस्तों, ये लड़ा गया था किन किन के बीच? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। चौथा प्रश्न है दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था किसने? मुगल से आज़ादी किसने दिया था बंगाल को? तो दोस्तों जो ये आज़ादी दिलाया था वह है मुर्शिद कुली खां थे, जो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर यानी अलग करके स्वतंत्रता उसे दिलाए थे। किसने? तो मुर्शिद कुली खां ने दिलाए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था? तो ये दोस्तों 1856 ईस्वी में क्या लागू किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया था कब? तो 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो का नीति कब अपनाई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 1858 ईस्वी में अपनाया था। किसने? तो अंग्रेजों ने क्या कहा था? फूट डालो और शासन करो का नीति कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, ये 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक ले चला था? याद रखिएगा, ये 7 वर्ष के लिए क्या चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था कितने दिनों के लिए दोस्तों? तो 7 दिनों के लिए चला था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो याद रखिएगा, केंद्र यानी कि एशिया से क्या आए थे? ये आर्य लोग जो भारत में प्रवेश किए थे, कहाँ से प्रवेश किए थे? तो ये एशिया से किए थे, केंद्र एशिया से प्रवेश किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो दोस्तों ये जो हुआ था, ये आर्य अवधि में किया गया था। कि क्या किया गया था? तो रामायण और महाभारत की रचना जो हुआ था, ये किस अवधि में हुआ था? तो ये आर्य अवधि में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट हिस्ट्री का ये लास्ट प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना किया था, ये चंद्रगुप्त थे, जो गुप्त समाज की स्थापना किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
दोस्तों अब चलिए भूगोल यानी कि जियोग्राफी का प्रश्न देख लेते हैं। एसएससी एमटीएस 2024 के लिए आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है जियोग्राफी से दोस्तों, भूगोल से। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। हिकैटियस क्या है? ये भूगोल के जनक के रूप में माना जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये इरेटोस्थेनीज ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है किसे? तो कार्ल रिटर को मानव का भूगोल का पिता कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान वो कौन था? तो दोस्तों ये था H.H. बैरोज था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये पेशल को माना जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसे कहा जाता है? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा किसे कहा जाता है? ये दोस्तों पारेनियस को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को माना जाता है? ये दोस्तों कोपरनिकस हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों ये जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं ये कौन सा है? ये ग्रह घूमते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कांट्स को कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो याद रखिएगा, सौरमंडल में टोटल कुल 8 ग्रह हैं। चलिए अब राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 27 सितंबर 1925 ईस्वी को क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का निर्माण 27 सितंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा ये नागपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है दोस्तों? ये दोस्तों केशव बलिराम हेडगेवार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक किसे माना जाता है? एक केशव बलिराम हेडगेवार को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का संस्थापक कब हुआ था? तो बीजेपी का संस्थापक दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को क्या हुआ था? बीजेपी का संस्थापक किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का संस्थापक कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में क्या हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना
हुआ था? 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? ये सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ये कमल है। ये सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी का स्थापना जो हुआ था 26 नवंबर 2012 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है? भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है? तो ये अशोक कुमार सेन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो ये दोस्तों 25 वर्ष लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए लास्ट और आखिरी यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अमीरी वाला जो राज्य है भारत का वो दोस्तों महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो ये दोस्तों 58.9% भारत का जो कुल आबादी है ये कृषि पर क्या है? निर्भर है। कितना? तो 58.9% है, ये कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? राष्ट्रीय पदार्थ में सकल का लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान माना जाता है? तो दोस्तों 17.5% माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो जीडीपी के अगर आधार पर आप लोग देखिएगा तो भारत का ये विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? पीपीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों ये तीसरा स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश आता है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कतर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचांक HDI किस राज्य में स्थित है? भारत का उच्चतम मानव विकास सूचांक HDI किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, ये केरल में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत एक कैसा देश है? ये मिश्रित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों, यानी कि आप सभी को बताना है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो ये दोस्तों जीविकोपार्जन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए आइए लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होता है? तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की जो गति होती है ये दोस्तों मंद हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये आप सभी के लिए हम एसएससी एमटीएस के लिए 4 सब्जेक्ट से आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा दिए हैं। आप सभी को एक ही वीडियो में 4 सब्जेक्ट को कवर करने का मौका मिला है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हम हर रोज़ जब तक एसएससी एमटीएस का पूरा एग्जाम ख़त्म नहीं हो जाता है हम आप सभी के लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों जिनका भी 30 सितंबर से एग्ज़ाम चालू है उनके लिए ऑल द बेस्ट।